नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। देहरादून में विजय दिवस पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेजर जनरल MP.S. गिल, मेजर जनरल और रोहन आनंद सहित थल, वायु और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने 1971 के भारत पाक युद्ध की ऐतिहासिक विजय को याद करते हुए इसे भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने सशस्त्र बलों के शौर्य, रणनीति और समर्पण की सराहना करते हुए शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान व कल्याण के लिए सतत प्रतिबद्धता का आह्वान किया। जो इंजर्ड हुए उनके परिवार, हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे राष्ट्र की, समाज को। वी हैव टू टेक ए ओथ टू आवरसेल्फ दैट वी लुक आफ्टर देयर फैमिली। आज के क्षण में अवश्य ही वो स्वर्गों से उन्होंने वीर गति पाई है, उनका एक ही स्थान है स्वर्गों से। वहां से हमको देख रहे होंगे कि हमने उनसे क्या सीखा है। प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन, कमिटमेंट, किस प्रकार राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करना है, राष्ट्र की सुरक्षा करनी है। और इसी बीच में 1970 में मेरे को घर से मेरे स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माताजी ने एक पत्र भेजा, जो कि मेरे को 1 महीने में मिला होगा, कि तेरी शादी है अक्टूबर में। और मैं शादी में गया और शादी के बाद में अक्टूबर में विजय दिवस में शादी हुई और इसी टाइम में कॉल नोटिस आ गए, में कॉल लेटर आ गए। तो शादी के 3rd डे में मैं जो है अपनी यूनिट के लिए, लड़ाई के लिए रवाना हो गया। त्रिवेंद्रम से मूव हुए और उस टाइम में बरसात बहुत थी, फ्लड बहुत था। जाते जाते किशन नगर बिहार से होते होते बांग्लादेश बॉर्डर में पहुँचे। वहाँ हिल्ली, फुलवाड़ी, बोगरा ये स्थान है जहाँ कि हम लड़ते लड़ते, पावना एक रिवर थी हमारी इंजीनियर्स ने वहाँ फिर से बना करके उसको क्रॉस के वहाँ गए। एंड वॉट एवर द रोल, जो भी हमें रोल मिला, काम मिला, हमने उस यंग एज में किया था। और भगवान की कृपा से वो दैट वाज अ वेरी हिस्टोरिक वार जिसको बोलते हैं, कि 95,000 लोगों को रिफ्यूजी बना करके उनको अपनी कैद में रखा। उनको हम कई बार मिले भी, पूछते भी थे उनको। हालांकि पठान और जो बलूच है वो बड़ा वैसा होता है, दिलेरी उनमें होती है। हम पूछते थे कि भाई क्या है, कैसे फील हो रहा है, अंदर कैसे महसूस हो रहा है। अरे साथी छोड़ेगा नहीं, हम देखेगा। तो इनका जज्बा था हमारा। विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में देशभक्ति से ओत-प्रोत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत माता की आन, बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूत राष्ट्र की शान है। उन्होंने कहा कि सेना सदियों से हमारी प्रेरणा रही है और उत्तराखंड के शूरवीर हमेशा देश के लिए आगे रहे हैं। समय ऐसा भी था जब भारत को रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी, कोई हथियार भारत की सेना को जरूरत पड़ती थी, तो हम छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी, छोटे छोटे हथियारों के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, आयात करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया का, जो दुनिया के सबसे पहली पंक्ति के कुछ देश हैं, जो दूसरे देशों को हथियारों का निर्यात करते हैं, उस सूची में आज हमारे देश का नाम आ गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज भारत रक्षा सामग्री का लगभग, मैं अभी रक्षा मंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में बड़ोदरा गया था, वहां से लौटते समय उनके साथ आ रहा था, तब उन्होंने बताया कि आज लगभग 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निर्यात एक वर्ष के अंदर भारत दूसरे देशों को रक्षा के उपकरणों की करता है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है, 50,000 करोड़ तक जाएगा, उससे भी ज्यादा जाएगा। जिस प्रकार से भारत के आज रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ गई है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे स्वदेशी हथियार भी किसी से कम नहीं है। और इस अभियान में
भारत में निर्मित, जिसके बारे में मेजर जनरल साहब ने बताया यहां पर कि आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों ने पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा दिया कि भारत आज नवाचार के मामले में, विज्ञान के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में आज दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले, अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 2014 से पहले किस प्रकार के लिए भारत की सेना, जो हमेशा से दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से रही है, शौर्य पराक्रम उसकी पहचान रहा है, वीरता उनकी पहचान रही है, लेकिन उनको एक गोली चलाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। आज समय बदल गया। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जब देश की सेना युद्ध करती है, देश के सैनिक सीमाओं पर तैनात होते हैं, तो उस समय में उनको उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब गोली चलाने के लिए किसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। गोली आती है तो तोपों से उसका जवाब दिया जाता है। और आज का भारत वो नहीं रहा जो केवल कोई आतंकवादी घटना होगी, कोई घुसपैठ होगी, हमारे सैनिकों पर हमला होगा तो केवल निंदा करके छोड़ा नहीं जाता है, चुप नहीं बैठा जाता है। ये नया भारत है जो कोई भी घटना होती है, दुश्मन की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने का काम भारत की सरकार भी करती है और उनके बिलों में ही उनको नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना भी करती है। जिस प्रकार से पुरी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है और पुलवामा के बाद पूरी दुनिया देखती है कि भारत की सेना एयर स्ट्राइक करती है। हरिद्वार स्थित जिला सभागार में विजय दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने 1971 के युद्ध की घटना याद दिलाते हुए बताया कि भारतीय सेना ने दुश्मनों के हौसले पस्त करते हुए ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और तिरंगे को शान से लहराया। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह विजय देश के लिए गर्व का विषय है और इसे हमेशा सम्मान और गौरव के साथ याद किया जाएगा। विजय दिवस समारोह मनाया जा रहा है सर, बताएं उसके बारे में। आज का क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज 16 दिसंबर को जनपद हरिद्वार मुख्यालय में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने विपक्ष की जो दुश्मनी सेना उस पर विजय प्राप्त की थी और हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए थे। आज हमारे जनपद के जितने वीर शहीद परिवारजन हैं, पूर्व सैनिक हैं, सभी का सम्मान भी किया जा रहा है। हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इस दिन हम सभी उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को सुरक्षित रखा है, देश की आज़ादी दिलाई है और आने वाले समय में भी हम सभी लोग तत्परता से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। आज हमने यहाँ रोशनाबाद में विजय दिवस मनाया। ये विजय दिवस जो आप पूछ रहे हैं कि ये हमारा बहुत बड़ी विजय थी, ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 16 दिसंबर 1971 में। उन्होंने 3 दिसंबर को शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया था। हमारी जल, थल और वायु सेना ने अपने शौर्य और अदम्य साहस से 13 दिनों के अंदर में ही उनकी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन पाकिस्तानी सेना के भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। किसी भी दुनिया के किसी भी सैन्य इतिहास में ये एक पहली घटना है जहां पर कि इतने सारे सैनिकों ने किसी राष्ट्र देश के सामने आत्मसमर्पण किया। और इसी दौरान हमारे द्वारा राष्ट्र का निर्माण होना, 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान सेना के ऊपर जीत हासिल करना, एक नए राष्ट्र का निर्माण होना, ये हमारी सेना और हम सशस्त्र सेना। जिले में भारत पाक युद्ध की 54वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय शौर्य स्थल ज्ञानसू में आयोजित मुख्य समारोह में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, सीडीओ जय भारत सिंह सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शहीद गार्डमैन सुंदर सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई और राज राइफल्स, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस एवं एनसीसी की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद की धर्मपत्नी अमरा देवी को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने वीर जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान की सराहना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर 2050 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के छात्र, शिक्षक और अभिभावक भी शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश अनुसार कार्यक्रम का 9वां संस्करण जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों का परीक्षा तनाव कम करना और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तैयारी में मार्गदर्शन देना है। उत्तराखंड की शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी innovateindia.mygov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 है। अभी तो देखिए, इसमें हमने सबसे पहले तो नोडल ऑफिसर बनाना था, तो स्टेट लेवल पे हमने वंदना गर्ब्याल जो हमारी SCRT हेड करती हैं उनको बनाया गया है। 1 से 11 तक का सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए टाइम है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भारत सरकार की उसमें जाके। फिर ये अपनी एंट्रीज भेजते हैं, जो भी इनका अपना क्रिएटिव माइंड्स है या जो भी अपना शेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस एट दी सेंट्रल लेवल होता है, वो एंट्रीज हमको भेजी जाती है एंड देन उसमें से हम सेलेक्ट करके बेस्ट को भेजते हैं, जिन्हें फिर मौका मिलता है 3 या 4 लोगों को कि माननीय प्रधानमंत्री जी से वे फिर सीधे संवाद कर सकते हैं। इसमें जो कक्षाएं 1 से लेकर 12 तक की शामिल रहेंगी, 1 से लेकर 12 तक की कैसे? हाँ, इसमें एज ग्रुप में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ से होता है। 6 से लेकर 12 तक। अच्छा, अब जो प्रतिभागी है पार्टिसिपेट करेंगे, कोई उसकी आंकड़ा है कि कितने इसमें वो करेंगे? नहीं, देखिए अभी तो क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में अभी इनफैक्ट अभी VC चल भी रही है, हमारी नोडल ऑफिसर उसको कर रही है, तो उसमें जो हमारे पास और फर्दर इंस्ट्रक्शंस आएंगी देन वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू। प्रदेश की राजनीति में इन दिनों व्यक्तिगत बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी हमलों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जहां भाजपा नेताओं पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उन पर पलटवार कर रहे हैं। इस सियासी माहौल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राजनीति में शुचिता और मर्यादा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से सभी को बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरक सिंह रावत पर जब टिप्पणी की जाती है तो वे उसी अंदाज में जवाब देते हैं। मैं राजनीति में ये समझता हूँ कि राजनीति शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं और विचारधाराओं जब अलग होती है तो उसी पर जो है हम बात करते हैं। अब हरक सिंह जी ने कोई बात कही, मैं उस पर कोई बात कहूँ तो कदापि उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में भी बिलो लाइन हिट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बनाए रखने का काम करना चाहिए कि जहाँ एक और हम दूसरे की राजनीतिक परस्पर विरोधी हैं, वहीं हम समाज में हर समय एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी काम करते हैं। अब हरक सिंह रावत जी ने उन बातों का उल्लेख किया है जो बातें उनके साथ घटित हुई, और मैं समझता हूँ कि उनके उल्लेख करने से भाजपा में जो तमाम नेता है वो असहज हैं। अपना अपना तरीका राजनीति करने का होता है। प्रदेश में 2027 के चुनावों से पहले प्री SIR का कार्य जारी है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को सौंपी है। आंकड़ों के अनुसार 11,000 बूथों में से अब तक केवल 4,000 ब्लॉक लेवल एजेंट नियुक्त हुए हैं। इस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की बैठक में भाजपा की ओर से वे स्वयं मौजूद थे। उन्होंने बताया कि भाजपा ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर BLA 1 की नियुक्ति कर दी है। BLA 2 की प्रक्रिया आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 31 दिसंबर से पहले सभी बूथों पर पूरी कर ली जाएगी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में स्वयं मैं उस बैठक में था और हमने अपने 70 के 70 विधानसभाओं में BLA 1 नियुक्त कर दी है। अब हमारी BLA 2 की प्रक्रिया है, क्योंकि इस उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं और हम निश्चित रूप से जो 31 दिसंबर जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने हमको दिया है, उससे पहले ही हम अपने सभी 11,733 जो पोलिंग बूथ हैं उसमें अपने BLA 2 की नियुक्ति कर देंगे। और अभी हमारी इस सिलसिले में हमारी
विधानसभा सह बैठकें हो रही है, उसके पश्चात हमारी अभी मंडलों की बैठकें हो रही है। ये सारे एसआईआर के BLA 1 और 2 को लेकर के चल रही है। निर्धारित समय पर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी इस उत्तराखंड में होगी जो अपने BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति कर रही है। गंगोत्री हाईवे पर चारधाम सड़क परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। पहले इस परियोजना में करीब 6000 देवदार के पेड़ काटने की योजना थी, लेकिन अब 12 मीटर के बजाय 11 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर सहमति बनी है। इसके तहत 1413 पेड़ काटे जाएंगे, जबकि 1202 पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य NGT के दिशा निर्देशों और भू वैज्ञानिक जांच के बाद ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है और जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उससे अधिक लगाए भी जा रहे हैं। देखिए, जब भी सरकार काम करती है, क्योंकि हमारा एलिवेटेड रोड या चौड़ीकरण का जितना भी कार्य होता है हमारी NGT के माध्यम से होता है, और NGT जब भी कोई कार्य करती है तो वो हमारे जो भू वैज्ञानिक हैं वो इन सारी चीज़ों को देखने का काम करते हैं। पहाड़ कहाँ पर कमज़ोर है और कहाँ पर मजबूत है, इन सारी चीज़ों को देखने का काम भी करते हैं। कहाँ पर हमारी रोड बन सकती है, कहाँ चौड़ीकरण हो सकता है, इन सारी चीज़ों का पूरा संज्ञान लेने के बाद, जाँच करने के बाद ही हमारी केंद्र सरकार इसमें जो है परमिशन देने का काम करती है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर राजनीति जिस तरीके से करने का काम कर रही है, चाहे देवदार के पेड़ों को लेकर के हो, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, जब उनकी सरकार थी क्या उन्होंने चौड़ीकरण नहीं किया? क्या उन्होंने कभी सड़कें नहीं बनाई? तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। सारा काम जितना भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो कांग्रेस को तो केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। अगर हमारे कहीं पर कोई पेड़ कटते हैं तो लाखों की तादाद में हमारे पेड़ लगते भी हैं, और इसमें हमारे जनहित में जो हमारा जनमानस है उसके सहयोग से हम पेड़ लगाने का काम करते हैं। अगर कहीं चौड़ीकरण हो भी रहा है तो वहां पर जब वो सड़कें चौड़ी होंगी या रोड बनेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी हमें गांव तक पहुंचानी है, हर उस छोर तक उस कनेक्टिविटी को पहुंचाने का काम करना है, सड़क को पहुंचाने का काम करना है, जहां तक अभी तक हमारी रोड नहीं पहुंची है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पेड़ अगर जितने कटेंगे तो उतने पेड़ लगेंगे भी, लाखों की तादाद में सड़क के किनारों में पेड़ लग भी रहे हैं, तो कांग्रेस को इस पर राजनीति कम से कम। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। संभागीय RTO प्रशासन संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 दिसंबर से 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उनके अनुसार अब केवल 6+1 सीटर विक्रमों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। यह अभियान उच्च न्यायालय के आदेश के तहत प्रभावी किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रतिबंधित क्षमता वाले विक्रम संचालित पाए गए तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाना है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सेटिंग वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की मतलब अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसको मौके पे सीज करेंगे और परमिट के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास नगर निगम द्वारा प्रस्तावित डंपिंग जोन को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। नगर निगम की जमीन पर लंबे समय से कूड़ा डाला जा रहा है, जिसे अब स्थायी डंपिंग जोन बनाने की योजना है। इस फैसले के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोल दिया है और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हाल ही में विरोध कर रहे लोगों ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जाहिर की। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी के बीच डंपिंग जोन बनने से दुर्गंध, गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। उन्होंने नगर निगम से डंपिंग जोन को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। मैंने ना कहा कि हमारे पास पूरे शहर में कहीं स्थान नहीं है कूड़ा डंपिंग का। हम यहाँ कूड़ा डंपिंग तो यही होगा जब हमने अपनी प्रॉब्लम रखी जो आपने बताई कि यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी, बारिश होगी तो पानी का प्रदूषण होगा, एयर प्रदूषण होगा, बीमारियां फैलेंगी और वो
दुर्गंध से रहना मुश्किल हो जाएगा। तो एमएनए साहब ने कहा देखिए हम कूड़ा तो यही फैलेगा लेकिन हम ज्यादा करेंगे, इसकी ऊंची दीवार करा देंगे। जब हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की साहब इसको कहीं और ले जाइए, ये तो हरिद्वार तो तीर्थ स्थान है, आप तीर्थ स्थान के हरिद्वार के सिटी सेंटर शहर के बीच में ये काम करा रहे, पब्लिक के बीच में तो होना नहीं चाहिए कूड़ा घर। तो उन्होंने कहा देखिए इसकी डीपीआर तैयार हो रही है, हम इसकी डीपीआर शासन को भेज रहे हैं और कूड़ा यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इससे कूड़े से डेंगू फैलेगा, बीमारियां होंगी, प्रदूषण होगा, बच्चे परेशान होंगे, बुढ़े परेशान होंगे। इस संदर्भ में लिखित भी हम दे चुके सबको अधिकारियों को। अब जब तक लिखित आदेश नहीं मिलता या कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक ही चलता रहेगा। हमारी सबसे प्रथम मांग यही है कि इसको अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित कराया जाए, कि डंपिंग यहाँ पे न बनाया जाए, इसको पार्क बना दीजिएगा। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था, कुछ लोगों ने मुझे ज्ञापन भी दिया था कि वो इसका विरोध करते हैं। इस क्रम में मैंने नगर आयुक्त से भी वार्ता करी है और निश्चित तौर पे सभी के साथ बैठ के एक समाधान निकाला जाएगा जिससे कि हमारे नागरिकों को कोई समस्या न आए और नगर निगम को जो कचरा प्रबंधन की जो प्रॉब्लम। नैनीताल में क्रिसमस और नए साल के पर्यटन सीजन की तैयारियों को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने बताया कि पर्यटन सीजन को देखते हुए नैनीताल जनपद के लिए बेहतर और सुव्यवस्थित ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष विंटर कार्निवल का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही जनपद के सभी होम स्टे में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उन्नत उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। हम लोग कर रहे हैं जनपद में, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले ट्रैफिक प्लान 31 को देखते हुए अच्छा करें। जो हमारे होम स्टेज हैं उसमें हम हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोडक्ट, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोगों तक जो है पूरे देश में जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उन तक जो है अपनी चीज़ों को, वस्तुओं को पहुंचाना का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि विंटर कार्निवाल नैनीताल में आयोजित करके जो पर्यटक को आकर्षित करें। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने अपने मुद्दों की लड़ाई के लिए नया संगठन राज्य निर्माण सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड की स्थापना की है। नैनीताल के खुरपाताल में आयोजित बैठक में भुवन जोशी को केंद्रीय अध्यक्ष, प्रभात ध्यानी को केंद्रीय महासचिव और मनमोहन कनवाल को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नए संगठन का उद्देश्य राज्य के सभी आंदोलनकारियों को एकजुट करना है। देखिए, राज्य निर्माण सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन का हमने गठन किया है और हम उत्तराखंड जितने भी उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं उन सबको एकजुट करके उत्तराखंड में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं और जो चिन्हीकरण नहीं हुए हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है, उन समस्याओं को के समाधान के लिए और जो भी हमारे वेलफेयर जो भी कार्य होंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए। ऋषिकेश तहसील परिसर में आयोजित जनता दरबार के दौरान डीएम सविन बंसल के सामने एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बटोवाला श्यामपुर निवासी विधवा अनीता ने शिकायत करते हुए बताया कि पति नरेश सिंह की मृत्यु के बाद लोन का बीमा होने के बावजूद बैंक द्वारा 12 वर्षीय नाबालिग बेटे को नोटिस भेजा जा रहा है। पीड़िता के अनुसार पति ने वर्ष 2022 में स्वरोजगार के लिए अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक से करीब 22 लाख रुपए का ऋण लिया था। मेरा नाम अनीता सरोला है, मैं बट्टवाला से आ रही हूँ ऋषिकेश। तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने लोन ले रखा था जिम के उसमें मशीनों के लिए, तो बैंक वाले घर में, अब उनकी डेथ हो चुकी है और वो जिम जो बैंक वाले हैं वो घर में आके नोटिस भेज रहे हैं बच्चे के नाम पे। बच्चा भी नाबालिग है, उसकी वो कहाँ से देगा और मैं भी कहाँ से, काम नहीं है, कुछ वो नहीं है। और घर में बूढ़े माँ बाप है जो बीमार है, जो मतलब उनकी भी मेंटल हालत ऐसी होती है दुख के मारे। अब जवान बेटा गया है उनका, और बैंक वालों को ये नहीं। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड खास में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।